चलो अब साइलेंट रहो। देखो डाइजेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। अब हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं, कहाँ? नेक्स्ट चैप्टर। तो देखो अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, खाना जो खाए थे उसका तो कुछ ना कुछ तो वर्क होगा। तो देखो किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम उसके सारे बेसिक्स को क्लियर करते हैं। अगर वो बेसिक्स क्लियर नहीं हुआ तो हमारा कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं रहेगा किसी भी चैप्टर्स में। तो हम लोग पहले ओवरऑल सारे बातों को समझेंगे बढ़िया तरीक़ा से, तब हम चैप्टर्स को स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग खत्म किए थे क्या, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। देन नेक्स्ट चैप्टर इज ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो समझो ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है, पहले बात क्या समझेंगे बाबू। तो ब्रीदिंग का मतलब क्या हुआ, सांस लेना। क्या बोलते हैं इसको बाबू, सांस लेना। देखो एक्सचेंज बोलते हो ना कि एक्सचेंज, किसको एक्सचेंज करते हो, मोबाइल एक्सचेंज करता है ना जी। देखो एक्सचेंज ऑफ गैसेस, समझ रहे हो बात को, क्या समझ रहे हो? एक्सचेंज ऑफ गैसेस का मतलब क्या समझे, बताओ हमको। देखो गैस का अदला बदली, क्या करेंगे, गैस का अदला बदली। अब देखो ये चैप्टर्स क्या बता रहा, सुनो पहले एकदम ध्यान से। तो ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस मतलब हम क्या कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, और एक्सचेंज मतलब क्या, गैस का अदला बदली कर रहे हैं, मतलब उसको दे रहे हैं फिर ले रहे हैं। तो ये क्या हुआ, तो एक्सचेंज ऑफ क्या, गैसेस हुआ, और ब्रीदिंग अलग टर्म है। तो ब्रीदिंग को कभी भी हम लोग क्या बोलेंगे, सांस लेना। क्या बोलेंगे, ये नहीं बोलेंगे कि O2 ले रहे हैं और CO2 निकाल रहे हैं, ऐसा नहीं बोलेंगे कभी। क्या बोलेंगे, सांस लेना। तो लिखो इसको पहले, अच्छे से। ध्यान से पढ़ोगे और कॉन्सेप्ट बना के पढ़ोगे, ठीक है ना। जैसे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन खत्म हुआ वैसे ये भी एंड हो जाएगा। क्या हुआ, देखो इधर ध्यान दो। देखो रिस्पायरेशन एंड ब्रीदिंग दो वर्ड है, ठीक है ना, दोनों का एक मतलब नहीं होता है, कंफ्यूज नहीं होना। रिस्पायरेशन इज अ ब्रॉड टर्म, कैसा है, तो ये ब्रॉड टर्म है। इसका मतलब होता है श्वसन। क्या होता है इसका मतलब, श्वसन। और इसका मतलब क्या होता है, सांस लेना। तो कभी भी नहीं बोलोगे, दोनों का अलग अलग मीनिंग है। जो लोग बोलते हैं कि हम ब्रीथ कर रहे हैं, ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं क्या, रिस्पायरेशन कर रहे हैं, समझ रहे हो बात को, लेकिन दोनों का अलग अलग मतलब है ये। हाँ देखो वो कॉन्सेप्ट है, आएगा, रुक जाओ एक मिनट। पहले हम समझेंगे क्या, रिस्पायरेशन मतलब होता है श्वसन, और ब्रीदिंग मतलब क्या होता है, सांस लेना। दोनों में टर्म है ना अंदर। तो ये जो रिस्पायरेशन बस एक वर्ड नहीं है, एक ब्रॉड टर्म है। कैसा है, ब्रॉड टर्म है, इसके अंदर बहुत सारा प्रोसेस चलेगा, समझ गए बात को। तो कभी भी ब्रीदिंग और रिस्पायरेशन को नहीं बोलेंगे। अगर तुमसे पूछता है कि तुम क्या करते हो, ब्रीदिंग की रिस्पायरेशन बताओ, जल्दी बोलो, क्या बोलोगे, रिस्पायरेशन इज ए ब्रॉड टर्म, ब्रीदिंग बोलेंगे, ठीक है। अब बात को समझो, हमारे बॉडी में ये जो फूड जो खाए हम, तुम लोग अभी तो खाना खाया था, जो चैप्टर्स चल रहा था वो क्या था, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, तो वहाँ पे फूड था ना। तो इस रिस्पायरेशन में कैटाबॉलिक होता है। क्या होता है बाबू, कैटाबॉलिक। देखो जनरली हम कैटाबॉलिक का बात करें तो तुम लोग को बेसिक क्लास में हम पढ़ाए थे मेटाबॉलिज्म क्या, ऑल केमिकल्स रिएक्शन प्रेजेंट इन द बॉडीज इज कॉल्ड द मेटाबॉलिज्म, बट प्रेजेंट इन द लिविंग इज कॉल्ड बायोकेमिकल्स रिएक्शन। वाई, क्योंकि क्या, बायोकेमिकल्स रिएक्शंस का मतलब कि लिविंग के अंदर चल रहा। देन रिएक्शंस कंप्लीट इन द लैब, दिस इज कॉल्ड केमिकल्स रिएक्शंस, ये बताए थे हम। तो अब हम बात कर रहे हैं क्या, कैटाबॉलिक का। तो ये मेटाबॉलिज्म का दो टाइप हुआ, फर्स्ट इज कॉल्ड एनाबॉलिज्म, देन सेकंड इज कॉल्ड कैटाबॉलिज्म। तो कैटाबॉलिज्म इज ए
कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस या डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस? तो कैटाबॉलिज्म इज डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस। देखो, डिस्ट्रक्टिव का मतलब होता है कि किसी भी चीज का बनना और किसी चीज का ब्रेक हो जाना। जब वो बनेगा तो ब्रेक होगा, दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव, मतलब उसको हम तोड़ रहे हैं। देन एना मतलब क्या? फॉर्मेशन। एनाबॉलिक इज ए कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस एंड देन कंबाइंड इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। तो हमारा काम क्या? इस रिस्पायरेशन में कैटाबॉलिक का काम, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? तोड़ रहे हैं किसी चीज को। और तोड़ेंगे क्या भाई? जब तक कुछ रहेगा नहीं तो हम उसको ब्रेक कैसे करेंगे? तो तोड़ने के लिए कुछ तो चाहिए। तो क्या अभी हम लोग इसके पहले पढ़े, ये बताओ? इसके पहले क्या पढ़े हम लोग? डाइजेशन पढ़े। तो देखो अब लिखेंगे कैटाबॉलिक प्रोसेस, लिखो। तो ये जो रिस्पायरेशन है वो कैटाबॉलिक प्रोसेस है। हाँ लिखो अच्छे से। हो गया? आज समझना ही, केवल लिखना तो बहुत कम है, केवल समझना है क्या हम बोल रहे हैं, उसको एकदम ध्यान से पकड़ो, तब हम इस पे अच्छे से चैप्टर में ग्रिप आएगा। हाँ रिस्पिरेशन। अब ब्रीदिंग को तो हम अलग रखे हुए अभी, उसके बारे में पढ़ा कहाँ रहे हैं? हो गया? देखो अब ये कैटाबॉलिक प्रोसेस है तो एनर्जी चाहिए, और एनर्जी चाहिए तो हमको फूड को ब्रेक करना पड़ेगा। तो पहले क्या आएगा? तो फूड। क्या आएगा बाबू? फूड। अब फिर इसको ब्रेक कर देंगे तो क्या आ जाएगा? एनर्जी। ये तो पढ़ चुके हैं तुम लोग आराम से, अभी जस्ट पढ़ के ख़त्म ही किए हो इस चैप्टर को। तो फूड से क्या आया? हमारा एनर्जी आया। ठीक है? या तो ये फूड ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो सकता है, या तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो सकता है। दो ही तो केस हो सकता है। तो देखो, तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या है? ये एब्सेंस का मतलब नहीं है, और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यही दो चीज तो यहां हो सकता है। ठीक है? तो एक प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एक एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये जो फूड है एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा, तो ये फूड ब्रेक हुआ, दिस इज कॉल्ड कैटाबॉलिक प्रोसेस। अब ये फूड हमको एनर्जी दे रहा, ये टूटा या तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूट गया या एब्सेंस में टूट गया। द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ब्रेक डाउन ऑफ फूड इज कॉल्ड एरोबिक रिस्पिरेशन। एब्सेंस ऑफ क्या? ऑक्सीजन, देन इज कॉल्ड एनारोबिक प्रोसेस। तो ये फूड और एनर्जी का ये एक बड़ा रिलेशन है। पहले इसको लिखो फिर हम लिखाते हैं इसमें, जगह छोड़ना, थोड़ा गैप करके लिखना। हाँ हाँ फूड हुआ, और एनर्जी लेंगे ना। देखो पहले क्या, जब हम लोग मोड ऑफ न्यूट्रिशंस पढ़ते हैं एनिमल्स में तो उसको बोलते हैं होलोजोइक। होलोजोइक का मतलब होता है कंप्लीट, जोइक का मतलब होता है एनिमल्स। देयर आर 5 प्रोसेस। फर्स्ट इज कॉल्ड इंजेशंस, then is called digestions, then absorption, then assimilation and then egestions। तो फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं? इनटेक ऑफ फूड लेते हैं, जो हम लोग सॉलिड और लिक्विड के फॉर्म में फूड को लेते हैं। ठीक है? फिर हम इसी प्रोसेस को धीरे धीरे पढ़ाते हैं और हम लोग के पास क्या आता है? एनर्जी आ जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। बाकी जो अनडाइजेस्टेड फूड बचता है उसको हम लोग क्या करते हैं? रिमूवल कर देते हैं, उसको इजेशन बोलते हैं। तो अब यहाँ पे यही चीज़ समझाएंगे तुम लोग को। तो देखो फूड और एनर्जी, एब्सेंस और प्रेजेंस लिखो। हो गया? देखो ये जो है एब्सेंस है तो इसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे बताओ? एनारोबिक। और ये जो है एरोबिक। तो देखो हम लोग में कौन चलेगा? ह्यूमन में। तो इतना लिख लेना है, इतना लिख के
इसको रुक जाओ। स्टार्ट करें? तो देखो समझ गए बात को, कैटाबॉलिक प्रोसेस समझ गए। देखो तो फूड हो गया या तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में या तो ऑक्सीजन के अब्सेंस में। तो हम लोग किसके प्रेजेंस में कर रहे हैं? एनर्जी। तो एरोबिक फॉर्म, तो एरोबिक रहेगा तो क्या होगा? ऑक्सीजन प्रेजेंस रहेगा। ठीक है, इसको मिटा दे अब। तो इतना समझने के बाद देखो अब चलो एक डिफिनेशन लिखते हैं, सिंपल डिफिनेशन। अब आ जाओ डिफिनेशन पे। डिफिनेशन कुछ बता सकते हो तुम लोग? कंबशन ऑफ फूड जस्ट प्रोड्यूस एनर्जी। कंबशन ऑफ फूड जस्ट प्रोड्यूस एनर्जी, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? तुम लोग को पिछले क्लास में पढ़ाए थे कि 1 ग्राम फूड को बर्न करने में जितना ऑक्सीजन लगा उसको क्या बोलते हैं? कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। तो लिखो यहाँ डिफिनेशन में, लिखो कंबशन ऑफ फूड, कंबशन कंबशन ऑफ फूड जस्ट प्रोड्यूस एनर्जी। समझ गया बात को? तो देखो सुनो, बात की है किसका? ऑक्सीजन का। एरोबिक कंडीशन आ गया, ह्यूमन में बात कर रहे हैं। तो डिफिनेशन तो यही ना होगा कि जब एरोबिक प्रोसेस आया तो O2 तो निकलेगा, यहाँ पे O2 का तो बात होगा। तो जलाने के लिए हमको क्या जरूरत पड़ेगा? ऑक्सीजन। तो उसको कंबशन बोल सकते हैं। तो कंबशन ऑफ फूड जस्ट प्रोड्यूस एनर्जी, जब तक जलेगा नहीं तब तक एनर्जी कहाँ से प्रोड्यूस होगा? और ये प्रोसेस प्रेजेंस में किसका होगा? तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो इसको बोलेंगे एरोबिक प्रोसेस। बट इस चैप्टर में हम लोग क्या डील करेंगे? फिर से अच्छे से क्या डील करेंगे? ऊपर पढ़ो, ऊपर पढ़ो। ये तो बात चला ये इसका, ठीक है ना? ये कैटाबॉलिक प्रोसेस हम बताए इसका, रिस्पायरेशन का। हाँ देखो, तो हाउ टू रीच एटमॉस्फेरिक एयर। तो एटमॉस्फेयर में जो एयर रहेगा उसको हम कैसे टिश्यू के पास पहुंचाएंगे, यही चीज़ को तो जानना है हमको। तो इस चैप्टर का जो थीम्स है या डील्स बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? हाउ टू रीच एटमॉस्फेरिक एयर, कहाँ पहुँचेगा? टिश्यू। इसी पे पूरा चैप्टर बेस्ड है। समझ गए बात को? देन वहाँ तक पहुँचने के लिए हमको इतना चीज़ समझना बहुत ज़रूरी था। समझ गए बात को? तो अब हम जानेंगे एटमॉस्फेयर में तो बहुत चीज़ रहता है। तुम क्या बोल सकते हो कि हम ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं? बोल सकते हो? नहीं बोल सकते हो, क्योंकि उस एटमॉस्फेरिक एयर में केवल ऑक्सीजन थोड़ा प्रेजेंस है, तो सब आ रहा। तो हम कभी ये नहीं बोलेंगे कि ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ रहे हैं। दिस इज क्या? रॉन्ग प्रोसेस, क्योंकि एटमॉस्फेरिक एयर का बात कर रहे हैं और उस एटमॉस्फेरिक एयर में बहुत सारा चीज़ है। समझ गए बात को? तो ओवरऑल डील करेंगे कि हम लोग एटमॉस्फेरिक एयर से लेते क्या है और उसको टिश्यू के पास कैसे पहुंचाते हैं। जब तक वो टिश्यू के पास पहुंचेगा नहीं तब तक एक्सचेंज होगा नहीं होगा। तो यही चैप्टर का क्या है? मेन थीम्स है तुम्हारा। ठीक है, समझ गए यहाँ तक कॉन्सेप्ट? एनसीईआरटी लाया तुम लोग? निकालो थोड़ा, देखो चैप्टर का दर्शन करो।
देखो अब हम कहाँ तक पहुँच गए थे कि इस चैप्टर में डील क्या करना है, एटमॉस्फेरिक एयर के बारे में। तो सुनो, जब तक हम एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को लेंगे नहीं और वो टिश्यू के पास पहुंचेगा नहीं, तो रिस्पायरेशन होगा कहाँ से? ये भी तो बात है। जब वो O2 लेंगे, वो टिश्यू के पास पहुंच जाएगा, तभी तो ये रिस्पायरेशन का प्रोसेस चलेगा। समझ गए बात को? तो देखो, ब्रीदिंग का मतलब O2 से कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। ब्रीदिंग का मतलब कि हम ऑक्सीजन ले रहे हैं रिस्पायरेशन कराने के लिए, तो ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं और फिर एक्सेल भी कर रहे हैं, मतलब बाहर भी निकाल रहे हैं। तो ब्रीदिंग में ये नहीं बोलेंगे, क्या नहीं बोलेंगे कि हम ऑक्सीजन को ले रहे हैं, ऑक्सीजन का कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हम एटमॉस्फेरिक एयर को ले रहे हैं। समझ रहे बात को? तो लिखेंगे हम लोग ब्रीदिंग पहले। क्या लिखेंगे बाबू? चलो, तो तुम लोग का टर्म पहले रिस्पायरेशन क्लियर हो गया ना? तो कॉन्सेप्ट यही रखना है याद कि जब तक हम ऑक्सीजन को टिश्यू के पास नहीं लेंगे, तब तक वो रिस्पायरेशन करेगा कैसे? तो हमको एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को लेना होगा, वो टिश्यू के पास पहुंचेगा, देन ये रिस्पायरेशन का प्रोसेस कंप्लीट करेगा, देन कैटाबॉलिक प्रोसेस होगा, वो फूड टूटेगा, एनर्जी मिलेगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा और एनारोबिक रिएक्शंस होगा। समझ गए बात को? तो देखो कहाँ कहाँ से आ रहा कॉन्सेप्ट। तो यही होता है चैप्टर का क्या बेसिक्स। अगर ये तुम्हारा स्ट्रांग तो चैप्टर तुम्हारा स्ट्रांग, अगर ये तुम्हारा गड़बड़ तो पूरा चैप्टर गड़बड़। तो लिखो ब्रीदिंग। देखो, दो टर्म हमेशा याद रखना, ब्रीदिंग में लेते हैं इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। तो क्या होगा बाबू? तो इंस्पायरेशन, देखो यहां इन का मतलब होता है अंदर, क्या होगा? अंदर। एंड देन एक्सपायरेशंस, एक्सपायरेशन का मतलब क्या होगा? एक्स का मतलब होता है आउट। तो यही दो चीज तो चल रहा है हमारे ब्रीदिंग में। तो इंस्पायरेशन चल रहा और एक एक्सपायरेशन चल रहा। लिख लो इसको। पर यहां पे O2 का कोई लेना देना नहीं है। O2 से कोई मतलब नहीं। तो ब्रीदिंग को क्या बोलेंगे? इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, बस। ये नहीं बोलना है कि ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, कभी नहीं। सुनो, O2 तो कहीं बॉडी में बन नहीं रहा, पर O2 तो चाहिए ना रिस्पायरेशन के लिए। तो एटमॉस्फेरिक एयर्स लिए तो इनहेलेशन कर लिए या फिर इंस्पायरेशन कर लिए, तो O2 तो मिल गया अल्टीमेटली। तो देखो, ये जो O2 हमारे बॉडी में जा रहा, ये डिफ्यूज होके कहाँ जा रहा? ब्लड में। देखो O2 कहाँ से आया? तो एटमॉस्फेरिक एयर से। ये कहाँ गया? डिफ्यूज होके कहाँ चला गया? ब्लड में। अब देखो, ब्लड में चला गया तो फिर कहाँ जाएगा? सब जल्दी बताओ। ब्लड से टिश्यू में जाएगा। कहाँ जाएगा? ब्लड से टिश्यू में। अब फिर ये क्या करा देगा? रिस्पायरेशन करा देगा। समझे प्रोसेस? तो कैसे? एटमॉस्फेरिक एयर से O2
डिफ्यूज हो गया और फिर ब्लड को मिला और ब्लड से कहाँ चल गया, टिश्यू में, और टिश्यू से कहाँ हो गया, रिस्पायरेशन हो गया। अल्टीमेटली कहाँ पहुँचा, टिश्यू के पास पहुँचा। अब अभी पहुँचा ना हम कि टिश्यू को जब तक ये ऑक्सीजन मिलेगा नहीं तब तक वो रिस्पायरेशन करेगा नहीं। तो ऐसे ऐसे आता है कहाँ पे, लिख लो इसको, चार्ट को लिखना, लिख लो। कोई दिक्कत? छोटा चैप्टर है पर पूरा कॉन्सेप्ट से भरा हुआ है। पानी का बोतल ले आते नीचे से, लो ना, छोटा वाला लेना। चलो देखो, समझ गए बात को? तो ये क्या हुआ, यहाँ तक हम लोग समझ गए। अब टिश्यू को मिल गया ऑक्सीजन, अभी रिस्पायरेशन करेगा। तो ओवरऑल इस चैप्टर में हम बात करेंगे एरोबिक रिस्पायरेशंस का। किसका बात करेंगे? एरोबिक रिस्पायरेशन का। यहाँ तक क्लियर? किसी को कोई दिक्कत नहीं? समझ में आ रहा है जी? तो इस चैप्टर में हम बात कर रहे हैं किसका? रिस्पायरेशन में एरोबिक का बात होगा। किसमें बात होगा? एरोबिक के बारे में बात करेंगे। अब देखो फिर से हम लिख रहे हैं, देखो फिर से हम लिख रहे हैं फूड और फिर तुम्हारा क्या, एनर्जी। देखो जब हम एनारोबिक का बात करेंगे तो केवल यहां क्या चलेगा, फर्मेंटेशन। क्या चलेगा? लिखो फर्मेंटेशन। कार्बोहाइड्रेट का ही फर्मेंटेशन होगा, लैक्टिक एसिड बनेगा ना, पढ़ाएंगे, जनरल टर्म अभी लिखाएंगे तुम लोग को। ज़्यादा जिम कर लेते तो क्या हो जाता है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है ना। तुम अलग दुनिया में पहुंच जाता है, क्रैम्प्स। हाँ। यहाँ तक आया समझ में? कौन कौन क्वेश्चन बना रहा है डाइजेशन का? बन गया सब? क्लास छोड़ी होगी। तुम्हारे जन्म का पहले का क्वेश्चन है ना, है जन्म के पहले का ना? हाँ, वहाँ पे कंफ्यूजन होगा। अच्छा ठीक है, बता देंगे। तुम लोग के जन्म के पहले वाला क्वेश्चन नहीं बनेगा, थोड़ा थोड़ा, लेकिन जन्म के बाद वाला क्वेश्चन सब बन जाएगा।
अब सुनो, देखो ये सब बात हो गया, सुनो। तो ये फूड कहाँ गया, एनर्जी, एरोबिक और एनारोबिक। जब भी हम एनारोबिक का बात करेंगे तो फर्मेंटेशन का बात करेंगे, और फर्मेंटेशन फूड इज कार्बोहाइड्रेट। क्लियर यहाँ पे? देखो जनरल टर्म, थोड़ा सा टर्म समझते हैं। तुम लोग को तो पता होगा कि साइटोप्लाज्म क्या होता है, पता है कि नहीं? कि ये भी भूल गया सब? क्या होता है साइटोप्लाज्म? हाँ, फ्लूइड रहता। बोलो कहाँ पे? बाल्टी में पानी भर दिए और 10 टो बॉल को डाल दिए, क्या होने लगता है? फ्लोट करने लगता है। तो इसमें क्या फ्लोट करता है? सेल ऑर्गेनेल्स। सुनो, यहाँ मेरा साइटोप्लाज्म का मकसद कुछ और है। हम दिखाना चाहते हैं कि आखिर ये हो कहाँ रहा ग्लाइकोलाइसिस। अभी आएगा, समझो बात को। तो जनरल टर्म है, क्या है बाबू? जनरल टर्म है। तो देखो एनारोबिक की बात करते हैं तो ग्लाइकोलाइसिस, क्या बाबू? ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस का मतलब क्या होता है? देखो समझो, ग्लाइकोलिसिस समझो, ग्लाइको मतलब ग्लूकोज और लेसिस मतलब स्प्लिट। तो ये ग्लाइकोलाइसिस टूट रहा और किस में कन्वर्ट हो रहा? 2 पायरुवेट में। और इसके अंदर कितना स्टेप रहेगा? 10 स्टेप रिएक्शंस। इसको पढ़ेंगे हम लोग रिस्पायरेशन इन प्लांट। ओवरऑल डिटेल्स पढ़ेंगे। कहाँ पढ़ेंगे? रिस्पायरेशन इन प्लांट, ग्लाइकोलाइसिस पर बेसिक क्लास में हम बता चुके हैं। अब देखो एनारोबिक कंडीशन में क्या हो रहा? सुनो, ये ग्लाइकोलाइसिस केवल इस साइटोप्लाज्म में चलेगा। कहाँ चलेगा? केवल और केवल साइटोप्लाज्म में। खूब क्वेश्चन पूछता है यहां से, ग्लाइकोलाइसिस कहाँ चलेगा, क्रेब्स साइकिल कहाँ चलेगा, ईटीएस कहाँ चलेगा, ये सब खूब पूछेगा। और गलती करोगे तो ओनली और ओनली कहाँ पे? साइटोप्लाज्म। और कैसा प्रोसेस? एनारोबिक या एरोबिक? तो पहला टर्म लिखो। तो हाँ सुनो, एनारोबिक बताएंगे, अभी आगे चलते हैं। ये चल तो रहा सेल में ही, पर सेल के साइटोप्लाज्म पार्ट में चल रहा। कहाँ चल रहा? बस ये वैसे समझाए थे, लिखना है तो लिख लो, रफ में लिखना करके। ये ग्लूकोज हो गया, ग्लाइको का मतलब ग्लूकोज और लाइसिस का मतलब स्प्लिट, टूटना। और ये टूटेगा तो ये 10 स्टेप रिएक्शंस देगा, और 10 स्टेप रिएक्शंस देगा तो 2 पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा। देन ये कहाँ चला जाएगा? तो तुम्हारा लैक्टिक एसिड और फर्मेंटेशन की तरफ मूव कर जाएगा। फिर यहाँ से चला जाएगा कहाँ? तुम्हारा लिंक रिएक्शन में। देन लिंक रिएक्शन के बाद क्रेब्स साइकिल्स में, देन गोज टू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। हाँ, ये मिलेगा कहाँ? प्लांट में मिलेगा। तो खाली इतना लिख लो तुम लोग कि इतना से इतना चलता है। देखो एनारोबिक कंडीशन में तो केवल ग्लाइकोलाइसिस हुआ, पर अब कौन कंडीशन आएगा? एरोबिक। इसमें चलेगा ग्लाइकोलाइसिस भी चलेगा, क्रेब्स साइकिल भी चलेगा, और इसमें ईटीएस भी चलेगा, ईटीसी, सॉरी ईटीसी। क्या क्या चल रहा है बताओ? हाँ, पर देखो सुनो, अभी लिखना नहीं है, सुनो। ये एरोबिक में है, कंडीशन समझो। जब एरोबिक का बात करेंगे तो एरोबिक में ये तीनों चलेगा, और जब एनारोबिक का बात करेंगे तो केवल ग्लाइकोलाइसिस चलेगा। और वो भी कहाँ? तो ईबी कहाँ चलेगा? साइटोप्लाज्म में ही चलेगा। कहाँ चलेगा बाबू? साइटोप्लाज्म। पर
ये दोनों कहाँ चलेगा, यहीं पे क्वेश्चन मार्क है। साइटोप्लाज्म में चलेगा, तुम लोग थोड़ा सा दिमाग लगा के बताओ। माइटोकॉन्ड्रिया में चलेगा ये प्रोसेस। कहाँ चलेगा? बस इतना तुम लोग ध्यान में रखो, बस इतना को ध्यान में रखो खाली, सब आगे धीरे धीरे ठीक होते चल जाएगा। हाँ हाँ, लिख देते हैं उसको। ETC का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन। आ गया? हाँ, लाइट बना रहा है, लाइट पड़ रहा है। समझ में आ रहा है? चलो हो गया, बढ़े आगे। हाँ, तो देखो इतना तक समझ गए तुम लोग। तो याद क्या करना है, अगर तुमसे कोई पूछे कंडीशन इज एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस वेयर टेक्स प्लेस, देन कंडीशन इज एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस वेयर टेक्स प्लेस। समझ गए बात को? दोनों जगह कहाँ चल रहा है? साइटोप्लाज्म में। क्रेब्स साइकिल का बात करेंगे तो, और ठीक है, तो इतना याद रखना है। तो टर्म सब समझ गए इतना ना? सुनो, प्लांट जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ रिस्पायरेशन पढ़ेंगे। अभी तो एनिमल का रिस्पायरेशन पढ़ रहे हैं, तो खाली लिखना मत तुम लोग। देखो प्लांट में कैसे कैसे चलेगा। तो पहले ग्लूकोज क्या होगा बाबू? इसका स्प्लिट होता है तो क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलिसिस। फिर ये रिएक्शंस जब ग्लाइकोलिसिस होगा तो 2 पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? और ये कितना स्टेप में रिएक्शन होता है? और जब रिएक्शन होगा तो एंजाइम्स तो लगेगा, तो कितना एंजाइम लगेगा? 10 एंजाइम लगेगा। अब ये 2 पायरुवेट फिर कहाँ चल जाएगा? तो एक तरफ चला जाएगा फर्मेंटेशन की तरफ। कहाँ चल जाएगा? एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, और एक तरफ लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब ये जब हो जाएगा तो अब यहाँ से इसको लिंक करने के लिए क्या चाहिए? तो लिंक रिएक्शन आता है। क्या आता है? लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन मतलब क्या? इसको जोड़ेगा। जब ये लिंक कर लेगा इसको तो फिर हम कहाँ पहुँच जाएंगे? तो क्रेब्स साइकिल में। कहाँ पहुँच जाएंगे बाबू? अब जब ये क्रेब्स साइकिल हो जाएगा, जब क्रेब्स साइकिल पूरा हो जाएगा तो फिर ये कहाँ चल जाएगा? ETC में। तो अभी तुम लोग क्या क्या पढ़ा? ग्लाइकोलाइसिस कहाँ चल रहा? और तुम्हारा क्रेब्स साइकिल कहाँ चल रहा? और ETC कहाँ चल रहा? समझ गए? चार्ट हुआ ये, समझे बात को? तो ये जो पूरा प्रोसेस पढ़े हैं, ये रिस्पायरेशन इन प्लांट में, इसी चीज़ को तुमको स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है। अलग ग्लाइकोलाइसिस पढ़ेंगे, फिर ये दोनों पढ़ेंगे, फिर लिंक रिएक्शन पढ़ेंगे, फिर क्रेब्स साइकिल पढ़ेंगे, फिर ETC पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर खत्म। अब क्वेश्चन क्या निकलेगा वहाँ से? कितना ATP का यूज हुआ? 1 मोल ऑफ ग्लूकोज को तोड़ने के लिए कितना ATP का यूज हुआ? बस यही चैप्टर। यही चैप्टर है कहाँ? प्लांट में। नहीं, अभी तो एनिमल्स का बात कर रहे हैं। हाँ, एनिमल्स का रिस्पायरेशन का बात, क्योंकि चैप्टर का नाम है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये टर्म आया तो हम तुम लोग को दिखा दिए।
जो भी चीज चल रहा वो कहाँ चल रहा, सेल के अंदर चल रहा। दिस इज क्या, सेल। सुनो कहाँ चल रहा सब बताओ, सेल के अंदर। तो फूड को क्या चाहिए, O2 चाहिए कि नहीं चाहिए कंबशन करने के लिए। जब ये O2 मिलेगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एनर्जी में होगा ना। अब देखो जब एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर CO2 आएगा। तो ये क्या हो रहा, बाहर निकल रहा, और ये क्या हो रहा, अंदर आ रहा। यही तो प्रोसेस चल रहा, समझ रहा बात को ना। तो यही प्रोसेस चल रहा, O2 मिला, फूड एनर्जी मिला, CO2 बाहर हो गया वहाँ से। तो फोटोसिंथेसिस में क्या बाहर होता है, कहाँ जाता वो बाहर हो। तो देखो हम उसी को तो ले रहे हैं, O2 आया, फूड के साथ मिला, एनर्जी दे दिया हमको, और एनर्जी दिया, CO2 बाहर निकल गया। ये सब कहाँ का प्रक्रिया है, तो एटमॉस्फेयर का। कहाँ है, समझना है, सब चीज़ लिखना ही नहीं है, इतना तो दिमाग में भी हटा सकते हो। तो ई हुआ तुम्हारा क्या, बेसिक। क्या हुआ, तो देखो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कितना चीज़ पढ़ना पड़ा। अब स्टार्ट भी नहीं हुआ चैप्टर, स्टार्ट नहीं हुआ मतलब, पर बेसिक ख़त्म हो गया है। तो इतना बेसिक्स तुम्हारे दिमाग में, हाँ इतना बेसिक तुम्हारे दिमाग में चलेगा तब तुम चैप्टर में अच्छा कर सकोगे। समझ गए बात को। क्या बोला, क्या बोला, हाँ नेक्स्ट टॉपिक डालेंगे हम लोग, रिस्पायरेटरी ऑर्गन। अब स्टार्ट हो गया तुम लोग का, हाँ रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स। तो O2 ले रहे हैं और CO2 क्या कर रहे हैं, बाहर। पर कहाँ पे कर रहे हैं, इस सेल के सरफेस पे। सेल सरफेस मतलब जो ऑर्गन्स है ना, वो सेल सरफेस से क्या कर रहा, O2 को घुसा रहा और CO2 को बाहर निकाल रहा। तो लिखो पहले सेल सरफेस ऑर्गन्स। ये चलता कहाँ है, तो हमारा प्रोटोजोआ कैसा सेल है, सिंगल सेल। कैसा बाबू, और क्या होगा, प्रोटोजोआ के बाद होता है पोरीफेरा, पोरीफेरा के बाद होता है नाइडेरिया, इसी को बोलते हैं सेलेंट्रेट। ठीक है, तो ये सब कहाँ चल रहा, सिंगल सेल वाला ऑर्गेनिज्म में चल रहा। समझ गए बात को। तो कौन कौन आ गया, तो प्रोटोजोआ सिंगल सेल, पोरीफेरा का एग्जाम्पल हो जाएगा स्पोंज। क्या हो जाएगा, स्पोंज। लिखो इसको। और अगर नाइडेरिया याद नहीं रहता है तो हम लोग हाइड्रा समझते हो बाबू, तुम लोग हाइड्रा में होगा। ठीक है, तो ये जो करता है एक्सचेंज सेल सरफेस ऑर्गन रहता है किसके पास, इतना के पास, हाँ, जिसके कारण से वो O2 को लेता है और CO2 को बाहर निकालता है। देखो तो इसमें सुन लो मत, सिंगल सेल का बात हो रहा तो कोई इंडिविजुअल सेल क्या करेगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करेगा। क्या करेगा, तो लिख लेंगे नोट में। स्पेलिंग में मिस्टेक होगा तो देख लेना तुम लोग थोड़ा बुक से। हाँ, तुम लोग को फाइलम याद नहीं ना है, तुम लोग को कब से बोल रहे हैं, बेसिक क्लास जो हम कराए थे कब से बोले याद करने के लिए। हाँ नहीं नहीं याद है, याद कर लो कम से कम उसको। नाइडेरिया, CNIDRIA, नाइडेरिया, नाइडेरिया के अंदर आता है हाइड्रा, और इसका फाइलम का नाम सेलेंट्रेटा।
कॉलेंट्रीटा, सेलेंट्रीटा, तुमको याद है फाइलम श्रुति? नहीं याद है ना? सब याद करो, सीक्वेंस से याद करना, ये नहीं कि आगे पीछे का। हाँ हाँ, उसके बाद निमोटोडा को ही एस्केलमेंथिस बोलते हैं। देखो सुनो, फाइलम का नाम सुनो, पोरीफेरा, सेलेंट्रीटा, प्लेंटीहेल्मेंस, एस्केलमेंथिस, उसके बाद क्या आएगा बताओ? एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलास्का, उसके बाद इकाइनोडर्माटा, हेमिकोडाटा, उसके बाद कोडाटा। याद करने में कितना बड़ा दिक्कत है बताओ जरा। उसको कुछ समझ में नहीं आया, निकल गया ऐसे सटक। अब प्रत्येक क्लास में एक बार हम बोलेंगे क्या तुम लोग को, तब याद होगा तुम लोग को। याद कर लेना, फिर से सुन लो एक बार। तो पोरीफेरा सुनो ध्यान से, सेलेंट्रीटा, टीनोफोरा, उसके बाद प्लेंटीहेल्मेंथिस, उसके बाद एस्केलमेंथिस, उसके बाद एनेलिडा, उसके बाद ऑर्थोपोडा, उसके बाद मोलास्का, उसके बाद इकाइनोडर्माटा, उसके बाद हेमिकोडाटा, उसके बाद कोडाटा। ऐसे रटा हुआ रहना चाहिए। हुआ? समझा अब ना? अब तो स्लोली बोले, टिप ऑफ टंग एकदम। देखो कोई ऊपर से सीख के आता नहीं है, सुनो मेरा बात। जो ज़्यादा बार रिवाइज करेगा उसके दिमाग में रिटेंड रहेगा। सिंपल सा फंडा है, ना कोई तेज ना कोई कमज़ोर। तुम पढ़ोगे तुमको याद हो जाएगा। ठीक है, समझ गए बात को? तो इतना समझ गए बात ना। अब देखो ये जो सेल सरफेस है, यहाँ पे जो ऑक्सीजन है उसको वो अपने फूड के रूप में यूज करता है। तो ऑक्सीजन यूज इन फूड लिख लेना। क्लास में कुछ कुछ हम निमोनिक्स बताते चले जाएंगे तुम लोग को, जब आएगा ना। तो अब चैप्टर स्टार्ट हो रहा सब ना, तो हम उसमें धीरे धीरे कराते चले जाएंगे, याद कर लेना। पिछले क्लास में क्या बताए थे? मरासमस का बताओ तो जरा सा। मरासमस और सोफिया बताए थे। इतना मार मारे, इधर आओ तो तुम। कुछ भी बाप रे, ये लोग सही से प्रोनाउंसिएशन भी नहीं कर रहा। आप क्वासियोरकर, मरासमस में किसका कमी होता है? क्या बताए थे? ट्रिक क्या था? ट्रिक क्या बताए थे? वो ट्रिक था कि लिखाए थे शॉर्ट। अरे देखो हम पूछ रहे हैं कि मरासमस में किसका किसका कमी होता है, और उसमें प्रोटीन्स का। और इंडाइजेशन में क्या बताए थे? इंडाइजेशन में क्या क्या होता है बताओ जरा। सोफिया बोल रहा, लेकिन सिखाए थे ना। तो देखो वो जो एग्जाम में जो क्वेश्चन देगा ना तो वो मेरे नोट से मैच करेगा ना खुद से। तो तुम्हारा कौन चीज़, तुम्हारा जो भी चीज़ है वो एनसीईआरटी है। भगवान गीता समझो, जो समझो, तुम्हारा सब चीज़ एनसीईआरटी है। तो जो लिखा हुआ वही पूछेगा। तो 6 गो चीज़ है, सोफिया वही चीज़ पूछेगा। एस से क्या होता है बताओ? स्पाइसी। ओ से क्या होता है? ओवर ईटिंग। एफ से फूड पॉइजनिंग। आई से इनइक्वेट डाइजेस्टिव एंजाइम्स। इतना याद नहीं रहेगा तुम लोग को जी, ठीक है ना? लिखो इसको, लिखो।
क्यूटेनियस सरफेस, क्यूटेनियस लिखो पहले समझाएंगे। ठीक है ना, क्यूटेनियस सरफेस। सरफेस बोलेंगे या फिर इसको लिख दो तुम लोग, अच्छा रहेगा रिस्पायरेशन, क्योंकि हम लोग किसका बात कर रहे हैं, रिस्पायरेशन का अच्छा रहेगा। हो गया। सुनो, पहले तो तुम लोग यही नहीं समझ रहा हो कि क्यूटेनियस होता क्या। वाह सब तेज है भैया। हाँ, क्यूटेनियस देखो, क्यूटेनियस मतलब क्या होता है, स्किन। और इंसुलिन कहाँ लेते हैं हम लोग, क्यूटेनियस में लेते हैं। और उसके आगे कुछ नहीं लगाए थे हम। हाँ देखो बुड़बक, मारेंगे इतना मारना नहीं पढ़ा है, सब तो बेसिक में पढ़ा है। और हम पढ़ाए कहाँ हैं, क्या बोले थे हम कि मेरा बेसिक कर लेगा तो सब जगह यूज आएगा। आ रहा ना आज यूज, तुम लोग ध्यान नहीं दिया, कोई रिवाइज नहीं। उसको लगता है कि बेच के सम पापड़ी नहीं खा गया तुम लोग जी। आप सम पापड़ी कहाँ खाता, अब तो सब कुड़कुड़े और लेज क्या ना जी। अब सम पापड़ी मिलता है कहाँ, तो कॉपी रिवाइज नहीं करो तुम लोग खाली, ठीक है। चलो देखो, केचुआ अर्थवर्म को जानते हो, अच्छा बताओ, एक बात बताओ, सुनो, ये जो केचुआ जो है यह अर्थवर्म है, ये डायोसियस है कि मोनेसियस है। कृपया मोबाइल को साइलेंट करके रखे क्लास में। देखो ये जो क्यूटेनियस है ये कहाँ पे होगा, मॉइस्ट स्किन पे होगा। कहाँ होगा, सुनो, तो ये क्या है, मॉइस्ट स्किन है क्या बाबू। ऑक्सीजन घुसा, कौन आ रहा, O2 आया यहाँ पे। अब इसके अंदर जो सेल होगा उसको रिसीव कर लेगा। रिसीव करने के बाद क्या करेगा बाबू कि इसको फिर क्या करेगा, बाहर की तरफ निकाल देगा। क्या निकला बाहर की तरफ, तो ये जो क्यूटेनियस है ये अर्थवर्म में होता है और इसके सरफेस पे मॉइस्ट स्किन रहता है। वो क्या करता है, O2 को डिजोल्व कर लेता है। क्या कर लेता है, तो O2 आया और उसका अंदर वाला सेल उसको क्या किया, पिकअप किया और उसको फिर बाहर निकाल दिया। तो हम बात कर रहे हैं कि किस पे, क्यूटेनियस रिस्पायरेशन, तो यानी कि इसको स्किन पे होगा। और स्किन कैसा होना चाहिए, मॉइस्ट नहीं रहेगा तो नहीं होगा। हाँ अर्थवर्म पे ही होता है, हाँ डिफ्यूज होता है। देखो समझे इतना बात को, तो इतना डायग्राम बनाओ, दो तीन चीज और समझाएंगे इसमें अच्छा सा। हाँ बताएंगे, अभी आ तो रहे, बस वेट। अभी इतना जल्दी थोड़ा पहुंच जाएंगे ह्यूमन के पास, अभी 5-6 को तुम लोग को पढ़ाएंगे तब जाके ह्यूमन पास पहुंचेंगे, तब ह्यूमन स्टार्ट होगा। पानी पीता है मेढक जी, नहीं देखा है, मेढक पानी में रहता है जी, पानी नहीं पीता कैसे रहता है। हो गया, हो गया, फटाफट चलाओ, लास्ट यही पढ़ाएंगे दूसरा। सुनो, ये जो है O2 जो है एटमॉस्फेरिक से आया और उसके स्किन पे आसानी से डिजॉल्व हो गया और अंदर की तरफ चला गया। पर मान लो कि हम एक कंडीशन लिए, ठीक है, और इसमें हम इस केचुआ को डाल दिए। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एनारोबिक कंडीशन। कौन कंडीशन, जिंदा रहेगा। हाँ
देखो ये एक कंडीशन, बंद जगह ले लिए डब्बा, ठीक। और क्या है वहाँ पे एनारोबिक है, यानी कि ऑक्सीजन नहीं है। तो एनारोबिक का मतलब क्या होता है? लैक ऑफ ऑक्सीजन। क्या? ऑक्सीजन। क्वेश्चन है कि यहाँ पे जिंदा रहेगा? हाँ जल्दी बताओ। अप टू 24 आवर जिंदा रहेगा। कितना? हाँ अप टू 24 आवर। अभी पता है गधा सब कॉन्सेप्ट नहीं सीखा कि डिजॉल्व होता है उसके स्किन पे। डिजॉल्व ना हुआ, कंडीशन भलो एनारोबिक है पर उसके पास ऑक्सीजन तो है ना जी। हाँ तो फिर तो कंडीशन हुआ तुम्हारा एनारोबिक, जरूर एनारोबिक कंडीशन है, लैक ऑफ ऑक्सीजन है। पर अर्थवर्म के पास थोड़ो लैक ऑफ ऑक्सीजन नहीं है, ऐसा थोड़ो है, क्योंकि वहां पे डिजॉल्व हुआ ऑक्सीजन तो उसके पास ऑक्सीजन रहेगा। कितना देर? अप टू 24 आवर। तो 24 आवर ही क्या करेगा? जिंदा रह सकता है। समझ गए बात को? तो इसका स्किन हुआ और इसके स्किन पे क्या रहेगा? O2 रहेगा। समझ में आया कॉन्सेप्ट? थोड़ा सा टर्म समझो, एकदम जो बताते हैं उसको सुनो तो अपने क्वेश्चन बनेगा। डिजॉल्व, एग्जाम्पल में लिख लो, अर्थवर्म, नेरिस, नहीं अर्थवर्म, नेरिस, नेरिस आएगा, फ्रॉग भी आएगा। क्या आएगा? फ्रॉग भी इसी में आएगा। आ गया ना? फ्रॉग का स्किन 24 आवर्स वर्क करता है। कितना हुआ? फ्रॉग कहाँ रहता है? पानी पे भी रहता है, लैंड में रहता है, जमीन के अंदर वो घुसल रहता है। एस्टिवेशन में भी रहेगा, हाइबरनेशन में भी रहेगा। समझ गए बात को? ये सब टर्म आगे क्लियर होगा। तो इतना चीज समझ गए। तो हमारा दूसरा क्या हुआ? क्यूटेनियस रिस्पायरेशन खत्म हो गया। आज यहीं तक हम छोड़ेंगे तुम लोग को। इसके आगे 4 और पढ़ाएंगे रिस्पायरेशन, फिर हम पढ़ाएंगे क्या? पल्मोनरी, फिर हम लोग आ जाएंगे आदमी में। हाँ लिखो ना, कंडीशन है जी, यहाँ लिखे हैं एनारोबिक कंडीशन। अच्छा एक बात बताओ, रुक जाओ, ये जो अर्थवर्म है मोनेसियस है कि डायोसियस है? बताओ ये अर्थवर्म मोनेसियस है कि डायोसियस है? पहले मोनेसियस का मतलब समझते हो? बेसिक क्लास कराया तब भी नहीं समझते? सुन लो, 2 मिनट रुक जाओ सब। मोनेसियस मतलब क्या? जिसका सेक्स अलग अलग हो। और डायोसियस मतलब क्या? जिसका एक ही पे हो। तो देखो इस पे मेल और फीमेल का जो सेक्स ऑर्गन होता है एक ही पे होता है, पर अब ये सेक्स करता कैसे होगा? ये तो बताओ अर्थवर्म। सुनो देखो कंडीशन सब देखो, अर्थवर्म दिया हुआ एनसीईआरटी में एक ही पे है, पर इसको अपना रिप्रोडक्शन करा के संख्या बढ़ाना है ना, करता कैसे होगा? तो बताओ। तो पता है क्या करता है? दूसरा आता है केचुआ और इस पे अटैच होता है और अपना सेक्स ऑर्गन को, तो मान लो ये क्या है? मेल है, और ये क्या है? फीमेल है, और ये क्या है? मेल है, और ये फीमेल है, तो क्रॉस हो जाएगा मेल फीमेल की तरफ और फीमेल। तो इस टर्म को बोलते हैं जक्स्टा अपोज। क्या बोलते हैं? इस तरह से ट्रांसफर होता है। समझे बात को?